सभी को नमस्कार। विजय बहादुर सिंह की 4 किताबें मेरे सामने हैं, जो पिछले डेढ़ 2 साल में छप कर आई हैं। 2 तो उनमें से कुछ महीने पहले ही छप कर आई हैं। विजय बहादुर सिंह हमारे समय के एक जाने-माने कवि, समीक्षक और आचार्य हैं। साहित्य के क्षेत्र में वे अपनी साफ़-गोई और पारदर्शिता के द्वारा जाने जाते हैं और अपनी समीक्षा की मर्मज्ञता के कारण भी वे एक उल्लेखनीय साहित्य समीक्षक कहे जा सकते हैं। पहली किताब जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद है। 2021 में यह छपी है साहित्य भंडार प्रयागराज से। 650 रुपया इसका दाम है। इस किताब का छपना मैं समझता हूँ कि साहित्य जगत की एक बड़ी घटना है और इसके द्वारा 21वीं शताब्दी में जयशंकर प्रसाद का पुनराविष्कार विजय बहादुर जी ने किया, ऐसा मुझे लगता है। प्रसाद के कृतित्व की, प्रसाद के चिंतन की और उनके ध्येय की, उनकी काव्य साधना की जो मीमांसा यह किताब प्रस्तुत करती है, वह इस रूप में पहले प्रस्तुत नहीं की गई। इसके पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पर लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण उनका विवेचन प्रसाद संबंधी रहा है। पर प्रसाद एक विराट प्रतिभा के कवि हैं और उनकी सही-सही पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। ये एक सिलसिला इस किताब से शुरू हो सका कि प्रसाद का फिर से सही-सही मूल्यांकन किया जाए और उन्हें पहचानने का उपक्रम किया जाए। हमारे एक सम्मान्य आचार्य हैं, संस्कृत के आचार्य, शैव दर्शन के प्रकांड पंडित प्रोफ़ेसर नवजीवन रस्तोगी। उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि या किसी सभा में उन्होंने कहा, मुझे याद आता है कि मुश्किल से 80-90 साल हुए होंगे जब शैव दर्शन का पुनराविष्कार आधुनिक विश्व में हुआ और कुल 3 लोग 20वीं शताब्दी में ऐसे कहे जा सकते हैं जिन्होंने शैव दर्शन को सही-सही समझा, उसे व्याख्यायित किया। उनमें से एक तो लखनऊ के आचार्य कांति चंद्र पांडेय थे जो रस्तोगी साहब के गुरु भी रहे। दूसरे काशी के महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज थे और तीसरे भी काशी के ही जयशंकर प्रसाद थे। प्रसाद को प्रोफ़ेसर रस्तोगी ने भी इस दृष्टि से अच्छी तरह पढ़ा है और यदि वे कह रहे हैं कि वे विश्व के उन विरले विद्वानों में से हैं प्रसाद, 3 विद्वानों में से हैं जिन्हें शैव दर्शन की सही-सही समझ है, तो यह विचारणीय प्रश्न है और इस रूप में प्रसाद की पहचान की जानी है अभी और शैव दर्शन को जिस तरह से वे प्रस्तुत करते हैं उसकी भी। क्योंकि शैव दर्शन एकमात्र दर्शन है जो संपूर्ण साहित्यिक बोध के साथ साहित्य और कला को उसकी गरिमा में प्रतिष्ठा देता है। वेदांत नहीं देता, मीमांसा नहीं देती, न्याय और वैशेषिक नहीं देते। शिव दर्शन है जो हमारे सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से पूरी संतुष्टि प्रदान करता है। प्रसाद साहित्य की अस्मिता की लड़ाई भी लड़ रहे थे और शिव दर्शन का उन्होंने इस दृष्टि से बहुत समझ के साथ में विनियोजन सुविनियोजन किया अपनी रचनाओं में, रचनात्मकता के साथ किया, आरोपित कहीं नहीं किया है। और एक बात जो प्रसाद के संबंध में उल्लेखनीय जिस पर भी कम ध्यान दिया जाता है कि काव्य कला तथा अन्य निबंध के निबंध जब मैं पढ़ता हूँ, तो यह देखकर हैरान रह जाता हूँ कि 1935
33, 34, 35, 36 में लिखे हुए निबंधों में प्रसाद शैव दर्शन के बहुत सारे ऐसे ग्रंथों से उद्धरण दे रहे हैं जो कि प्रकाशित होकर के सब उपलब्ध नहीं हैं। इसका अर्थ है कि उनके पास हस्तलिखित पोथियां हैं या वे काशी के पंडितों से हस्तलिखित पोथियां प्राप्त करके उनका अध्ययन कर रहे हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उसी समय काशी में रह रहे हैं। उनको वे सारी पोथियां प्राप्त नहीं हैं। काव्यशास्त्र पर वो लिख रहे हैं और काव्यशास्त्र के सारे आकर ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि उस समय तक छप करके नहीं आए हैं और वे छपे हुए ग्रंथों पर कदाचित अधिक आश्रित हैं। और प्रसाद के पास हाथ से लिखी पुरानी पोथियां भी हैं। इस दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए और संस्कृत के अध्येताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। विजय बहादुर जी ठीक कहते हैं कि निराला का पौरुष रोमांटिक टाइप का है। पंत के काव्य में बाल सुलभ स्निग्धता और निर्मलता है, पर कोट अनकोट है प्रसाद जी का काव्य शक्ति और एकमात्र शक्ति की साधना का अविरल प्रवाह है। जो चिंतन है प्रसाद का और जो उनका कवि कर्म है, दोनों में बहुत फांक कहीं देखने को नहीं मिलती। ये बड़ी बात है। प्रसाद जब कहते हैं कि संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है और साहित्यिक व्यापार समूची संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, तो अपने साहित्यिक व्यापार में वो इस बात को चरितार्थ करते हैं। दूसरी ओर औपनिवेशिकता से जो लड़ाई प्रसाद लड़ रहे थे, कदाचित उस समय छायावाद के कवियों में अकेले थे वे जो औपनिवेशिक मानसिकता के किले ढहाने की कोशिश कर रहे थे। और इस दृष्टि से प्रसाद की पहचान ये किताब करती है। एक बहुत गहरी और बुनियादी लड़ाई जो प्रसाद की कॉलोनियल मेंटालिटी से औपनिवेशिक मानसिकता से है, उसकी मीमांसा विवेकानंद, रविन्द्रनाथ, गांधी के संदर्भ लेकर के इनसे तुलना करते हुए प्रसाद की विजय बहादुर जी करते हैं। और वो कहते हैं कि विवेकानंद, रविन्द्रनाथ और गांधी के साथ प्रसाद 19वीं सदी में भारत की प्रतिष्ठा की हारी हुई लड़ाई को अंतिम पराजय से बचाने का काम कर रहे थे। वे भारत की प्रतिष्ठा को पश्चिम के मुकाबले में खड़ा करने का भी प्रयास कर रहे थे। प्रसाद गांधी के कितने निकट हैं, यह उनके लेखन का गहराई से विश्लेषण करके विजय बहादुर जी साबित करते हैं। गांधी का नाम लिए बगैर वे स्वराज की चेतना, सत्याग्रह की चेतना को अपनी कविता में उतार रहे, कामायनी में भी, अन्य कविताओं में भी। और वे उस बात को काव्य की भाषा में कह रहे हैं जो गांधी का ध्येय है। और ये इस तरह का विचार प्रसाद को लेकर पहली बार कदाचित हुआ है कि छायावाद की सारी जद्दोजहद के संदर्भ से हिंद स्वराज पर विचार किया गया। और स्कंदगुप्त का जो सामूहिक गीत है, उसकी ओर इस दृष्टि से विजय बहादुर जी ध्यान दिलाते हैं। और वे कहते हैं कि प्रसाद का सभ्यता विमर्श गांधी के सभ्यता विमर्श के निकट ठहरता है। प्रकृति का दोहन और उपभोक्तावादी दृष्टि, इन दोनों का जिस तरह से वे विरोध करते हैं, और वे सभ्यता चेतना का सुंदर इतिहास है, इस बात को सत्यापित करने के लिए जिस प्रकार से कविता में बिंब और छवियां गढ़ते हैं, वे प्रसाद को समझने की एक दृष्टि इस किताब के द्वारा प्रदान करते हैं। विजय बहादुर जी का एक वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ। गांधी जिस भारतीय सभ्यता की वकालत हिंद स्वराज में कर रहे थे, रामायणीकार प्रसाद उसी सभ्यता का एक गंभीर खाका अपने साहित्य में खींचने में लगे हुए थे। प्रसाद आनंद को ध्येय मानते हैं, वह जिस आनंद को अपना ध्येय मानते हैं, वह चित्त के भीतर के स्वराज से उपजा हुआ आनंद है। इस दृष्टि से वे गांधी के निकट आ जाते हैं, क्योंकि गांधी का ध्येय भी चित्त के भीतर से उपजे हुए स्वराज में है। और पश्चिमाभिमुख समाज को जिस तरह से चेताते हैं गांधी और प्रसाद दोनों। प्रसाद
साहित्य शास्त्रीय समीक्षा के द्वारा और गांधी अपनी समाज चेतना के द्वारा, सभ्यता विमर्श के द्वारा। समय का दीर्घ अतिक्रमण करके जैसा पश्चिम ने नाट्य कला में अपनी सब वस्तुओं को स्थान दिया है, वैसा क्रम विकास कैसे किया जा सकता है यदि हम पश्चिम के आज को ही सब जगह खोजते रहेंगे? और यह भी विचारणीय है कि क्या हम लोगों के सोचने का, निरीक्षण का दृष्टिकोण सत्य और वास्तविक है? अनुकरण में फैशन की तरह बदलते रहना साहित्य में अपनी ठोस वस्तु का निमंत्रण नहीं करता। ये काव्य कला तथा अन्य निबंध में प्रसाद कहते हैं। आज जो डिकॉलोनाइजेशन की बात की जा रही है, निरुपनिवेशीकरण की निरुपनिवेशीकरण की बात की जा रही है, उसका उपक्रम या संरंभ प्रसाद ने हिंदी आलोचना और हिंदी कविता में रचा, क्योंकि वे स्वयं औपनिवेशिक मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हैं। विजय बहादुर सिंह सिंह बहुत साहस के साथ मुक्तिबोध को लेकर के सवाल उठाते हैं कि मुक्तिबोध आंख मूंद कर रूसी क्रांति और मार्क्सवाद के सपनों में डूब चुके थे, और मुक्तिबोध जहाँ कामायनी विमर्श के अंतर विरोध मुक्तिबोध का जो कामायनी विमर्श है, उसके अंतर विरोधों विरोधों की ओर भी विजय बहादुर जी ध्यान दिलाते हैं। पूर्व में मुक्तिबोध, एक और तो प्रसाद में भावना की गरिमा, जीवन के विवेकशील आदर्श, श्रेष्ठ मूल्य और विचारों की ताजगी, स्फूर्ति और बल की प्रशंसा करते हैं, और दूसरी ओर उनके मनश्चित्रों या फंतासी को व्यक्तिवादी सांस्कृतिक उत्थान की आकांक्षाओं का प्रतिफलन मानते हैं। उनके अनुसार प्रसाद प्राचीन युग के भव्य गौरव चित्रों के देह में आधुनिक आकांक्षाओं और समस्याओं की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। वे अतीत को वर्तमान से जोड़ देते हैं, और यही मुक्तिबोध कामायनी एक पुनर्विचार में एकदम भिन्न भूमिका में उतरते हैं। वे कामायनी की पूर्वाग्रहग्रस्त, वादग्रस्त और यांत्रिक समीक्षा करने लगते हैं। ये विजय बहादुर जी के का मंतव्य है। प्रसाद हिंदी रंगमंच की स्वतंत्र चेतना की बात कर रहे थे, जिस पर उनके बारे में गलतफहमियां खड़ी की गईं, और भारतेंदु के प्रयास की वे सराहना कर रहे थे, जो भारत की अपनी धरती के रंगमंच की खोज का उपक्रम भारतेंदु कर रहे थे। और भारतेंदु ने अपने समय के रंगमंच की जो विकृतियां हैं, उनको देख करके एक समग्र रंगमंच की जो परिकल्पना की, उसकी प्रशंसा करते हुए प्रसाद कहते हैं कि हिंदी रंगमंच की स्वतंत्र चेतना को सजीव रखकर रंगमंच की रक्षा की जानी चाहिए। केवल नई पश्चिमी प्रेरणाएं हमारी पथ प्रदर्शिकाएं न बन जाएं। हाँ, हम उन सब साधनों से जो वर्तमान विज्ञान द्वारा उपलब्ध हैं, हमको वंचित भी नहीं होना चाहिए। ये जो सुलझी हुई दृष्टि है कला के संबंध में, नाटक और रंगमंच के संबंध में, उसको दरकिनार करके प्रसाद की सही समझ नहीं हो सकती है। प्रलय की छाया प्रसाद की महत्वपूर्ण कविता है, और पहली बार उस कविता की पहचान इस किताब के द्वारा विजय बहादुर जी ने हिंदी जगत को कराई, ऐसा मुझे लगा। और वे कहते हैं कि कामायनी से पहले और उसके अतिरिक्त वैचारिक और भावनात्मक उथल-पुथल और वैचारिक समृद्धि की दृष्टि से यदि कोई दूसरी काव्य रचना आत्यंतिक महत्व की अधिकारिणी है, तो यही है प्रलय की छाया। इसमें प्रसाद की कल्पनाओं की उड़ान, विचारों की उठापटक, दृश्य और घटनाओं के नाटकीय मोड़, भावनाओं की चक्रवाती अपारता एक साथ अनुभव की जा सकती है। यद्यपि भावों के घात प्रत्याघात, तनाव और संघर्ष की दृष्टि से कामायनी से भी मुझे लगता है कि प्रलय की छाया अधिक प्रभावी रचना है, और यह स्त्री विमर्श के प्रश्नों से सीधे जूझती है, बहुत साहसिक दृष्टि से जूझती है। ध्रुवसामिनी में जिस तरह से प्रसाद रूबरू होते हैं स्त्री विमर्श को लेकर के पूरी अपनी आधुनिक दृष्टि के साथ में स्त्री विमर्श के सवालों से, उसी तरह से इस कविता में बहुत गहरे सवाल वे उठाते हैं। और क्या जौहर मूलतः स्त्री विरोधी व्यवस्था नहीं है? यह सवाल इससे आता है। कर्मदेव गुजरात के राजा वे रानी कमला के अपहरण पर कायर बनकर अपनी जान बचा लेते हैं,
राणा रत्न सिंह की तरह समर में वे नहीं जूझते, अपने प्राण अमर नहीं करते। इसलिए कमला सोचती हैं कि जब मेरे अपहरण पर उन्होंने प्राण निछावर नहीं किए, जब मेरी लाज लूटी जा रही थी तो वे भाग खड़े हुए और मुझे वो संदेश दे रहे हैं कि तू अपनी जान दे दे। भारतीय नारी का आदर्श स्थापित करते हुए तू तो सती हो जा, आत्महत्या कर ले। तो कमला का सवाल सही है कि मैं उनके संदेश पर क्यों प्राण दे दूं, जिस कायर आदमी ने मुझे छोड़ करके अपने प्राण बचाए। मुझे लगता है कि पद्मिनी यदि तेजस्विनी नारी हैं, तो रानी कमला भी कम तेजस्विनी नारी नहीं है। पद्मिनी ने तो जौहर करके और सतीत्व का महान दर्जा प्राप्त कर लिया, लेकिन कमला का क्या हुआ? कमला जैसी असंख्य स्त्रियों का, जिनको जूझना पड़ा, जिनके सामने ये कायराना विकल्प नहीं था कि वो जहर खा के आत्महत्या कर लें। ये कमला थी। मैं उसको ज्यादा बड़ी स्त्री मानता हूं इस दृष्टि से कि वो जूझती रही पुरुष प्रधान समाज में। पद्मिनी के समानांतर भारतीय नारी की तेजस्विता का यह एक नमूना है। पद्मिनी अपनी जगह महासती हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी और कमला की कथा से जो तीखे सवाल प्रसाद उठाते हैं, वे सवाल हैं, उनसे बच करके यदि चला जाए, पद्मिनी का गुणगान करके और दरकिनार हो लिया जाए भारतीय नारी के प्रश्नों से, तो ये पुरुष समाज की कायराना हरकत होगी, जो उसके पति ने की, कमला के पति ने की। साध नहीं करते इस तरह की हरकत। वे ध्रुव स्वामिनी को भी उठाते हैं, कमला को भी उठाते हैं। वाजपेयी जी काव्य कला तथा अन्य निबंध की प्रस्तावना में प्रसाद जी के मौलिक चिंतन और नवीन उद्भावनाओं की बहुत सराहना करते हैं। प्रसाद जी अभिनवगुप्त के बहुत निकट आ जाते हैं अनेक स्थानों पर, और वाजपेयी जी ने इस दृष्टि से अच्छा पकड़ा भी है उनको। अभिनवगुप्त के स्वर में स्वर मिलाकर प्रसाद कहते हैं कि काव्य स्वतः आध्यात्मिक है, उसे अलग से किसी अध्यात्म की अपेक्षा नहीं है। यही तो शैव दर्शन का मर्म वो पकड़ लेते हैं। कविता और कला को, जो शैव सायुज्य की अनुभूति है, कलानुभूति को, काव्यानुभूति को उसके समानांतर उसके स्तर पर स्थापित करने का काम शिव दर्शन ने किया। प्रसाद अभिनवगुप्त के काव्य दर्शन को कहीं कहीं विस्तार देते हुए लगते हैं। वे कहते हैं कि संकल्पात्मक मन की अनुभूतियां श्रेय और प्रेय दोनों से पूर्ण होती हैं। श्रेयस और प्रेयस उपनिषदों में है। उस अनुभूति की असाधारण युगों की समष्टि हमारी कलात्मक अनुभूति में अंतर्निहित रहती है। दूसरी बात जो जिस दृष्टि से प्रसाद को फिर से पढ़ा जाना चाहिए, जो वे बहुत तीखे सवाल उठाते हैं भक्तिकाल को लेकर के और उनसे भी बच कर के सब चले जाते हैं। वे कहते हैं कि भक्तिकाल अनात्मवादी बौद्धों का पौराणिक रूपांतर है, और बुद्ध का जो प्रभाव पड़ा पूरी पौराणिक परंपरा पर और वैदिक धर्म की जो शक्तिमत्ता थी, मनुष्य के पूरे स्वाभिमान और गरिमा के साथ में मनुष्य को प्रतिष्ठित करने की जो भाव था, उसकी जगह यह जो आया समर्पण का भाव, उसको लेकर के प्रश्न उठाते हैं। लेकिन बुद्ध का कम उल्लेख किया प्रसाद ने। कुछ और बुद्ध के उल्लेख यदि आते तो बुद्ध कुछ अर्थों में वह बात भी कह चुके थे जो प्रसाद ने कही। न ब्राह्मणस्य परनेयमत्थि धम्मेषु निश्चय समुद्गहितम् तस्मा विवादानि उपातिवत्तो नहीं सेच्छतो पश्यति धम्ममय्यम्। ब्राह्मण अपने सत्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं विचार करता है और अलग अलग मतों में से किसी को भी ग्रहण नहीं करता, इसलिए वह विवादों से परे है। वह सत्य को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानता। यही गांधी कह रहे थे, यही प्रसाद ब्राह्मण को लेकर के कह रहे हैं अपने चाणक्य के संवाद में 2,250 साल पहले। बुद्ध भी यह बात
सच्चा ब्राह्मण कौन है, इसको परिभाषित करते हुए कह चुके थे। प्रसाद अपने समय के पश्चिमी विचारकों के बहुत सारे उल्लेख करते हैं और विजय बहादुर जी ठीक कहते हैं इन सब उल्लेखों के आधार पर कि प्रसाद की औपनिवेशिकता से लड़ाई अधिक बुनियादी और गहरी अपने समय में रही है। दूसरी ओर प्रसाद अपनी कविता तथा अपने जीवनानुभव में पर्यावरण और मनुष्य के अंतर्संबंध की जो समझ उजागर करते हैं और वे भीतर और बाहर की अंतरंगता को जिस प्रकार से परखते हैं, उसकी दृष्टि से वे हमारे लिए आज पुनः प्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। और विजय बहादुर जी ने एक जो बात इसमें रेखांकित की है अपने अध्ययन में कि औपनिवेशिक दर्शन से ली गई भूमा की जो अवधारणा है, यो वही भूमा तत्सुखम, यह जो उपनिषदों में कहा गया, उसको प्रसाद जिस प्रकार से अपने काव्य कला तथा अन्य निबंध के लेखन में स्थापित करते हैं, कामायनी में स्थापित करते हैं अपनी कविता के द्वारा, वह हमारे लिए आज उसको फिर से समझना ज़रूरी हो गया है और इस किताब के द्वारा हमारे बीच प्रसाद की उपस्थिति फिर से एक आलोक स्तंभ बन सकेगी। बहुत सारी बातें जो प्रसाद ने उठाई, अपने वैचारिक लेखन में भी और अपनी कविता में भी, उन पर फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए और जो उन्होंने वैदिक आनंदवाद और बौद्धों के दुःखवाद के बीच जो फाँक है, उसको उसको लेकर जो विवेचन किया है और आनंदवाद की जो प्रतिष्ठा अद्वैतवादी चिंतन के संदर्भ में उन्होंने की है, उसमें और निराला के अद्वैतवाद में जो तात्विक अंतर है, उसको भी समझा जाना चाहिए। निराला अद्वैतवादी भी हैं और वे महाशक्ति का आराधन भी करते हैं, तो कहीं न कहीं फाँक आ जाती है। प्रसाद की प्रतिभा में यह फाँक नहीं है, वह संश्लेषण करती है और संश्लिष्ट प्रतिभा है। इसलिए वे पौराणिक बोध को, मध्यकालीन बोध को नकार भी देते हैं। प्रसाद की रचना यात्रा का गंभीर विश्लेषण इस किताब में किया गया है और उनकी जो वैयक्तिक जीवन की विफलताएँ हैं, उनकी जो जीवनानुभूतियाँ हैं निजी जीवन की, वे किस प्रकार से उनकी कविता में प्रतिफलित हुई हैं, इसकी ओर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। और ये सवाल आता है कि प्रसाद अपने जीवन में क्या उसी तरह विफल रहे जिस प्रकार से उनके मनु विफल हैं? आँसू में तो उनकी यह विफलता प्रतिबिंबित हुई ही है। पर जब कविता की ऊँचाइयों का आरोहण प्रसाद करते हैं, तो वे काल की अखंडता का अनुभव करते हैं, उसका प्रत्यय वे देते हैं और वर्तमान उसका बहुत छोटा-सा हिस्सा वहाँ हमको लगने लगता है। तो जो आधुनिक लेखन में एक व्यक्तिवाद आता गया है, जो उसके बरक्स प्रसाद जीवन की परिपूर्णता की खोज करते हैं। उनमें भावना कर्म में और कर्म भावना में रूपांतरित होकर के जीवन के भव्य उदात्त रूप को साकार बनाता है। पूर्णता की खोज साहित्य का लक्ष्य बन जाता है, खंडित जीवन का प्रस्तुतिकरण नहीं। तो प्रकृति कवि की विश्व दृष्टि की व्यापक सोच का अविभाज्य हिस्सा बनकर के सामने प्रस्तुत होती है। अलगाव की भूमिका पर वह नहीं आती। प्रसाद ने कठमूल्यपन का सदैव विरोध किया है, चाहे वह बौद्धों का हो, चाहे ब्राह्मणों का हो, चाहे आर्य समाजियों का हो। इसलिए जो आर्य श्रेष्ठता का मिथक खड़ा किया जाता रहा है, उससे भी वे मुक्त रहे। बहुत बड़ा हिस्सा इस किताब का मूल्यांकन परक है, महत्वपूर्ण मूल्यांकन है और विजय बहादुर जी मानते हैं कि एक नाटककार के रूप में प्रसाद कालिदास और शेक्सपियर जैसे विश्व के श्रेष्ठ नाटकों के समकक्ष कहे जा सकते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के हवाले से वे यह भी प्रस्तावित करते हैं कि प्रसाद हमारे समय के ऋषि कवि हैं। वे रवींद्रनाथ की तरह विश्व कवि भी हैं और कामायनी एक विश्व काव्य है। यद्यपि ऋषि कवि का दर्जा तो दो ही कवियों को हमारी परंपरा में दिया गया, वाल्मीकि और व्यास। कालिदास को भी यह दर्जा तो नहीं दिया गया। थोड़ा-सा इसलिए अतिरेक प्रतीत होता है।
पर प्रसाद की जो बहुलतावादी दृष्टि है, उसको जिस प्रकार से विजय बहादुर जी ने प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही उल्लेखनीय विमर्श उनका है। और बहुत सारे जो शेष प्रश्न प्रसाद को लेकर के रह जाते हैं, उनसे भूमिका बनती है कि प्रसाद को लेकर के कितना विचार किया जाना शेष है। महाराणा का महत्व उनकी कविता है, उस पर अच्छी मीमांसा विजय बहादुर जी ने की है। विशेष रूप से राहुल जी का जो उद्धरण है मानसिंह को लेकर के, उसके संदर्भ में महाराणा प्रताप पर विचार किया जाना चाहिए। राहुल जी ने कहा है कि राहुल जी ने कहा है कि मानसिंह जाति निर्माण के अगुआ थे, जिन्होंने सारे देश को एक राष्ट्र और एक जाति में परिणत करने का स्वप्न देखा। वे विभीषण नहीं हैं। राहुल जी आगे यह भी जोड़ते हैं कि महाराणा प्रताप आज होते और उनकी चलती, तो मेवाड़ भारतीय गणराज्य का अंग ही नहीं बन पाता। प्रसाद ने राणा प्रताप की मानवीयता और स्वाभिमान को रेखांकित किया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रसाद उस प्रश्न से बचकर निकल रहे हैं, जो राहुल जी के वक्तव्य से उभरता है? यह प्रश्न भी उभरता है कि प्रसाद जी उसी साहसिकता के साथ अकबर और दारा शिकोह पर कुछ क्यों नहीं लिखते? विजय बहादुर जी प्रसाद को लेकर अनेक महत्वपूर्ण सवालों से उलझते हैं, उनको सुलझाते हैं। यह किताब उनके साहित्यिक तप और साधना का नतीजा है। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो उनके गुरु रहे हैं, जितना उन्होंने प्रसाद पर लिखा है, अपने समय का वो सबसे महत्वपूर्ण काम प्रसाद का था। लेकिन उसके बाद हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण काम प्रसाद पर यह किताब कही जा सकती है। और प्रसाद की सही पहचान करने का सिलसिला इस किताब से शुरू हो सकेगा, यह आशा की जानी चाहिए। दूसरी किताब विजय बहादुर जी की आलोचना का प्रतिपक्ष है। इसमें विजय बहादुर जी के समय-समय पर लिखे हुए तो पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख हैं, बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं, जो बहुत ही आवश्यक था कि एक साथ आ जाएँ। ये आनंद प्रकाशन से पुस्तक छपी है 2022 में, ₹600 इसका मूल्य है। 3 खंडों में यह पुस्तक विभाजित की गई है। युक्ति-युक्त विभाजन है। इसमें छबील दास मेहर ने इसके संपादन में सहायता की है, वो भी सराहनीय है। साधुवाद के पात्र हैं। पहले खंड में निराला, महादेवी, प्रसाद, अज्ञेय, नागार्जुन आदि हिंदी के प्रमुख कवियों पर 12 लेख हैं। और प्रत्येक कवि के मर्म को दूसरे खंड में परसाई, रेणु, कमलेश्वर आदि गद्यकारों पर महत्वपूर्ण लेख है। राजेंद्र यादव पर भी है, निर्मल वर्मा पर है और चित्रा मुदगल के आवा पर स्त्री को चाहिए एक प्रति समाज इस शीर्षक से विमर्श किया गया है। मैत्रेयी पुष्पा पर भी, तो क्या मैत्रेयी पुष्पा तस्लीमा नसरीन है इस शीर्षक से। और अलका सरावगी पर, इन 3 अत्यंत ही महत्वपूर्ण महिला कथाकारों पर अपने व्यक्तिगत परिचय के साथ जिस अंतरंगता से स्त्री विमर्श के सवालों से रूबरू होते हैं विजय बहादुर जी, उसके कारण ये लेख पठनीय हैं। काशीनाथ सिंह हृदय प्रकाश पर भी बहुत महत्वपूर्ण विवेचन इस खंड में किया गया है। और तीसरे खंड में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह की समीक्षा दृष्टि का विवेचन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका खंड, पहला खंड मैं मानता हूँ, जिसमें कि कम से कम 12 कवियों की बहुत महत्वपूर्ण समीक्षाएँ हैं। उनमें से पहला जो निबंध है जयशंकर प्रसाद, सभ्यता का नवनिर्माण और एवं कवि प्रसाद, इसी का विस्तार जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद यह पुस्तक प्रतीत होती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण लेख अपने समय का विजय बहादुर जी का रहा है, जो इस पुस्तक में संकलित होकर के आ गया। मुक्तिबोध के उद्धरण के साथ इस लेख का आरंभ किया गया है। मुक्तिबोध कहते हैं कि छायावादी काव्य में कामायनी ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो समाज नीति
और राजनीति के क्षेत्र में नए साहसी प्रयोगों को लेकर निर्द्वंद्व रूप से आगे बढ़ता है। एक यह समीक्षा भी मुक्तिबोध की है। दूसरी ओर कामायनी पर अपनी किताब में वे एक अलग तरह से समीक्षा करते हैं। विजय बहादुर जी ने ये जो एक अंतर्विरोध है मुक्तिबोध का, इसको भी रेखांकित किया है। पर इस लेख में विशेष रूप से पश्चिम के सृष्टिबोध और भारतीय विश्वबोध के तात्विक अंतर को रेखांकित करते हुए वे भारतीयता के की पहचान के संदर्भ से प्रसाद की पहचान करते हैं और यहाँ भी गांधी उनके विमर्श में एक मुख्य विचार्य के रूप में आ जाते हैं। जो खास बात उन्होंने कही है कि एक पुनरुत्थानवाद अतीत के प्रति व्यामोह से ग्रसित पुनरुत्थानवाद है। मैथिली शरण गुप्त में वह आता है, भारत भारती जैसे काव्यों में आता है और एक आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति के द्वारा श्रेय प्रेयमयी रचनात्मक ज्ञानधारा के रूप में अतीत की पुनः पहचान करने का अधिक गहन अनुभूति के साथ समारंभ किया जा रहा है। ये दोनों में तात्विक अंतर पहचाना जाना चाहिए और कामायनी जो उनकी महान रचना है उसके द्वारा जिस मानव सभ्यता का रूप प्रसाद रचते हैं, उसका विरोध आधुनिक पूंजीवादी और उत्तर पूंजीवादी सभ्यता से जिस तरह होता है, पलायनवादी जीवन विरोधी सभ्यता से भी उसका विरोध होता है, जो कि अध्यात्म के नाम पर जीवन के सत्य को नकारती है और एक अध्यात्म का उथला रूप है, जो जीवन की सच्चाइयों को भुला करके और कहीं शरण लेता है इसी कुंज कुटीर में। प्रसाद उसका भी विरोध करते हैं। वे कई स्तरों पर संघर्ष कर रहे हैं अपनी रचना यात्रा में। जीवन के प्रति गहरी लालसा उनके काव्य की और उसकी सामूहिक और व्यक्तिगत मर्यादाएं भी दोनों साथ प्रसाद में चलती हैं। इस बात को विजय बहादुर जी इस निबंध में रेखांकित करते हैं और एक और निराला शीर्षक लेख में निराला के काव्य में गीतात्मकता, कविता के संगीत और लय की दृष्टि से निराला की कविता पर वो विचार करते हैं और महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही है कि गीतात्मकता भारतीय काव्य के मूल में ही अंतर्निहित है और इसलिए यह प्रश्न विचारणीय है कि मुक्तछंद को कविता की मुक्ति कहने वाले निराला ने पारंपरिक तुकांत कविता में ही इतना भरोसा क्यों कर जताया। निराला का काव्य गहरे अर्थों में आध्यात्मिक है और उस आध्यात्मिकता के दिखावे से वह बहुत अलग है, जो सांप्रदायिकता और कठमुल्लेपन से परिचालित होती है। छायावाद से असहमत महादेवी बहुत महत्वपूर्ण लेख है। महादेवी का पुनर्मूल्यांकन एक तरह से इसमें किया गया है और संपूर्ण छायावादी काव्य धारा का भी नए सिरे से मूल्यांकन करने का यत्न इसमें किया गया है। महादेवी का पथ अपने समकालीन छायावादी कवियों से किस मायने में बहुत अलग है और हमारे लिए क्या अर्थ अब रखता है, इस बात पर विजय बहादुर जी ने इसमें विचार किया गया है। महादेवी काव्य संस्कृति के जिस शिखर पर पहुंचती हैं, वह अपनी उदात्तता और भव्यता में महनीय है। इस संदर्भ में छायावाद और रहस्यवाद को लेकर रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा उनके प्रतिवाद में अपनाया गया आक्रामक रुख, इन दोनों के अछूते प्रसंग इस लेख में उद्घाटित होते हैं। महादेवी के प्रसंग में अज्ञेय का स्मरण बहुत साभिप्राय किया गया है। विजय बहादुर जी अज्ञेय की असाध्य वीणा को एक महान साहित्यिक रचना मानते हैं, जिसमें कि आत्म विसर्जन की चरम सिद्धि उपपन्न हुई है। पर इस सारे विवेचन के निष्कर्ष के रूप में उनका यह मंतव्य बहुत विचारणीय है कि महादेवी की कविता ने जो राह खोली थी, अज्ञेय जाने अनजाने उसी से लड़ते झगड़ते अंततः वहीं पहुंचे जहां महादेवी पहुंचने की साधना कर रही थी। महादेवी की रचना प्रक्रिया महादेवी स्वयं अपनी रचना प्रक्रिया के विमर्श में संयम की परिधि में बंधे भावातिरेक की बात कहती हैं। अज्ञेय पर लेख में कवि व्यक्तित्व की अद्वितीयता की खोज अज्ञेय जिस प्रकार से करते हैं और विजय बहादुर जी उनकी अद्वितीयता को स्थापित करते हैं, उसके कारण यह पठनीय लेख है। वे अज्ञेय को असाधारण और अद्वितीय कवि मानते हैं और अनेक दृष्टियों से
अज्ञेय की उपलब्धियों को प्रसाद से तुलनीय भी ठहराते हैं। वे अज्ञेय की शब्द साधना और शब्द सिद्धि पर प्रकाश डालते हैं। पर इसके साथ ही अज्ञेय को लेकर के बहुत ही बुनियादी सवाल विजय बहादुर जी उठाते हैं, जो कि मेरे मन में भी सवाल आता है। जब वो माँगते ही माँगते चले जाते हैं अपनी एक कविता में कि, "यह भी मुझे दे दो, यह भी मुझे दे दो।" वो लौटाने की कोई बात ही नहीं करते हैं। तो विजय बहादुर जी भी यह सवाल उठाते हैं। एक उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद जो आता है अज्ञेय में, प्रकृति को लेकर के जो उपभोक्तावाद उनमें आ जाता है, और दूसरे सामान्य जन उनकी कविता में अनुपस्थित हैं। उनका जो संघर्ष है वह मध्य वर्ग के एक व्यक्ति का संघर्ष है। और दोनों चेहरे अज्ञेय के हैं। प्रकृति के पास वे उपभोक्ता बन कर के भी जाते हैं, जिस तरह से वे अपनी स्त्री नायिकाओं के पास जाते हैं अपनी कथा रचनाओं में। दूसरी ओर एक अंतरंग और अभिन्न साथी भी बन कर के वे जाते हैं। तो ये जो अंतर्विरोध हैं पहचाने जाने चाहिए। शमशेर पर लेख मार्मिक है विजय बहादुर जी का, और शमशेर की शमशेरियत इस शीर्षक से शमशेर की कविताओं में जो गमगीन मुस्कान से भरी शाम के बिंब हैं, उनका अच्छा विश्लेषण किया गया है। और किस प्रकार से शमशेर छायावादी चमक-दमक, कल्पना के वैभव और आदर्श भावना से सर्वथा अलग रहकर मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय जीवन की कहानी का बयान अपनी असाधारण चमकदार भाषा में करते हैं। और इस तरह से वे एक अप्रतिम रचनाकार बनते हैं। उनकी इस काव्य साधना को इस रूप में समझा जाना चाहिए। भावों की बारीकी, जटिलता, मन के तमाम पेच और घुमाव, उसकी घुमड़न, उमड़न, इन सब में शमशेर प्रसाद के बहुत करीब हैं, यह भी विजय बहादुर जी मानते हैं। मुक्तिबोध और नागार्जुन दोनों की कविता का विश्लेषण किया है 2 लेखों में, और दोनों में समकालीन कविता के सौंदर्य बोध को बदलने की सजग कोशिश इन कवियों की है, अलग-अलग तरीके से। इस बात को विजय बहादुर जी बताते हैं। नागार्जुन की कविता के खुरदरेपन और तुच्छता के प्रति उनके आकर्षण का विश्लेषण मुक्तिबोध की बीहड़ता और पठारों की सख्त चुप्पियों के संदर्भ में यहाँ किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल पर विश्लेषण किया गया है कविता और लोक जीवन इस शीर्षक लेख में। त्रिलोचन की कविता पर जो लेख है उसमें त्रिलोचन की खूबियां बताते हुए विजय बहादुर जी कहते हैं कि त्रिलोचन के यहाँ कारीगरों की बारीकी, शिल्पियों की सी निपुणता और तटस्थता तथा योगियों का सा आत्मनिग्रह एक साथ देखा जा सकता है। भवानी प्रसाद मिश्र की शब्द साधना के वे साक्षी रहे हैं। उनकी सांस-सांस के इतिहास का लेखा-जोखा प्रस्तुत वे करते हैं। इसी तरह से दुष्यंत कुमार की गज़लों पर भी अंतरंग परिचय के साथ में जिस प्रकार से विजय बहादुर जी ने विवेचन किया है, उस तरह का दुष्यंत का विवेचन उनके समकालीनों में कदाचित अन्य किसी ने नहीं किया। दुष्यंत की भावनात्मक और वैचारिक तैयारी का विवरण देते हुए इस कवि की काव्य साधना का विरल साक्ष्य विजय बहादुर जी प्रस्तुत करते हैं। भाषा के अभिजात के विरुद्ध धूमिल की बगावत का भी धूमिल विषयक लेख में अच्छा विश्लेषण है, जहाँ कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे से खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा बनती है। यह हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान विजय बहादुर जी का इस किताब को कहा जा सकता है। तीसरी किताब समकालीनों से संवाद है। यह भी अपने ढंग की अनोखी पुस्तक है, और समय-समय पर पिछले कई सालों में अपने वरिष्ठ समकालीनों से, साहित्य के अच्छे जाने-माने हस्ताक्षरों से, महारथियों से जो बातचीत विजय बहादुर जी ने की है, वह इसमें दस्तावेज के रूप में हमारे सामने है, और दुर्लभ साक्षात्कार हैं, पठनीय हैं। सुमित्रा नंदन पंत, उनसे बातचीत, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, उनके तो सानिध्य में कुछ वर्ष विजय बहादुर जी रहे ही, उनको समीप से देखा भी, दूर से भी देखा, पास से भी देखा। बाबा नागार्जुन के साथ वो बहुत रहे हैं, और नागार्जुन संवाद उनकी किताब
नागार्जुन से हुए संवादों की पहले छप चुकी है। भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, भगवान सिंह, दूधनाथ सिंह और अदम गोंडवी, और ये जितने नाम हैं 10 साहित्यकारों के, जिसमें भगवान सिंह और नामवर सिंह समीक्षक हैं, दूधनाथ सिंह कथाकार हैं, अदम गोंडवी विजय बहादुर जी के प्रिय कवि हैं और हमारे समय के उल्लेखनीय कवि हैं। उनकी पहचान जिस तरह से विजय बहादुर जी करते हैं, कराते हैं, वह भी विजय बहादुर जी का ही एक स्तुत्य उपक्रम कहा जा सकता है। बहुत सारी जो पहल उन्होंने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में की, वह कुछ कवियों को उन्होंने प्रस्तुत किया और उनकी पहचान हमारे समय में की। तो ये बातचीत जो इन 10 साहित्य के महत्वपूर्ण महारथियों से, हमारे समय के अच्छे रचनाकारों या समीक्षकों से विजय बहादुर जी ने इस किताब में प्रस्तुत की है, उसके कारण यह पुस्तक निश्चित रूप से एक संग्रहणीय पुस्तक है, 200 से अधिक पृष्ठों में। तीसरी किताब, यह संपादित किताब है विजय बहादुर जी की, निगाह दर निगाह, और शलभ श्री राम सिंह की गजलें और नज़में इसमें हैं। नागार्जुन का एक वाक्य शलभ के बारे में इसके आवरण पर उद्धृत है। शलभ से हिंदी कविता का एक नया गोत्र आरंभ होता है। उन्हें किसी मठ में शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। यह शलभ श्री राम सिंह के व्यक्तित्व को, उनके फक्कड़पन को और उनकी कविता के मिजाज को भी रेखांकित करता है। नागार्जुन का यह कथन और हिंदी कविता में उनकी जो सार्थक उपस्थिति है, उसका भी यह बहुत सुंदर एक तरह से चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जो भूमिका है इसमें संपादक की, उसमें शलभ श्री राम सिंह के बारे में, उनकी कविता को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र विजय बहादुर जी ने दिए हैं और चुनी हुई कविताएं उसके साथ ही उनकी प्रस्तुत उन्होंने की हैं। मैं जो मूल्यांकन है विजय बहादुर जी का शलभ को लेकर के, उससे कुछ वाक्य पढ़ूंगा। शलभ श्री राम सिंह जैसे विशिष्ट प्रतिभा के कवि आज केवल अपनी एक नज्म जिंदाबाद इनकलाब के चलते कई आंदोलनकारियों द्वारा घिरे हैं हम सवालों से हमें जवाब चाहिए, जैसे आह्वानकारी बेचैनियों और गुस्सैल पुकारों, हमारा हक हमारा हक हमें जनाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए के नाते समय कुसमय याद किए जाते हैं। उनके द्वारा लिखी यह नज्म अब कई कई जनांदोलनों का अपना मंत्र बन चुकी है। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी और जन लोकपाल वाले आंदोलन में भी इसे दोहराया गया था। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोग यह भी याद रखना और सोचना भूल जाएंगे कि इसे किसी शलभ श्री राम सिंह नाम के हिंदी कवि ने लिखा था, और यह नज्म भारत में उभरने वाले, खासतौर से हिंदी प्रदेश के जनांदोलनों की अपनी थाती बन जाएगी। मैं इसे किसी भी कविता की सार्थकता और सफलता मानता हूँ। ऐसी रचनाएं समय और समाज की अंतर्निहित बेचैनियों, आक्रामक पुकारों और संवेदनात्मक पौरुष का इतिहास लिखती हुई कवि और कविता के महत्व को भी लोक जीवन में रेखांकित करती हैं। यह शलभ श्री राम सिंह का एक परिचय है, लेकिन उनकी कविता के और भी कई चेहरे हैं। मैं एक उनकी कविता की पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। अग्निधर्मी कवि के रूप में जिससे जिसके द्वारा शलभ से हमारा परिचय होता है। मेरे इन गीतों ने दुख की उंगली थामे चलना सीखा, जिनसे उजियाला डरता है उन गलियों में जलना सीखा। मेरे इन गीतों ने अब तक उस आंचल में पलना सीखा, क्या इनका असर क्या आलम है, क्या इनकी रवानी मत पूछो। अश्कों की तरह बहते बहते लपटों की तरह बल खाएंगे।
शलभ श्री राम सिंह के बारे में उनको समझने के बारे में महत्वपूर्ण सूत्र भी इस भूमिका से हमको मिलते हैं। किस तरह से शलभ मजाज पर फिदा हैं, उसी तरह से जिस तरह से निराला रवींद्रनाथ पर और नागार्जुन कालिदास पर और उनकी काव्य यात्रा के साक्षी चूंकि विजय बहादुर जी रहे हैं, इसलिए शलभ की कविता का भी अंतरंग विश्लेषण वो कर सके हैं। विजय बहादुर जी कहते हैं कि उनके बारे में किसी हिंदी कवि आलोचक ने यह कहा कि यह तो सामान्य कवि और शायर की सर्जना नहीं है। इसकी जो भाषा है, बुनियादी तौर पर रवायती उर्दू की गंभीर अनुगूंजों को लिए हुए है, पर अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर यह हमारे अपने ज़माने के तमाम होश उड़ा देने वाली हकीकतों और उनका सामना करने वाली जवां-मर्दी से भरी हुई है। किस तरह से शलभ की अनेक पंक्तियाँ इस जवां-मर्दी का नमूना प्रस्तुत करती हैं, यह इस किताब से भी हम समझ सकते हैं। मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह मंजिल में यहाँ, हौसले ही हौसले हैं आज़माने के लिए, इन्हीं पेचो-ख़म, इन्हीं ठोकरों में हैं मरकज़ों की बुलंदियाँ, अभी चल सँभल के, कदम-कदम, अभी मुश्किलों का न ज़िक्र कर। विजय बहादुर जी कहते हैं कि विचित्र बात है कि यहाँ पस्त हिम्मती, नाउम्मीदी, रोना-धोना, कापुरुषता या फिर घुटने टेकना कहीं नहीं है। एक सतत जुझारूपन है, सभ्यता और संस्कृति का वही सनातन संघर्ष। यह जो कविता का एक जुझारू स्वरूप है, उसको शलभ श्री राम सिंह की चुनिंदा गज़लें और नज़्में प्रस्तुत करते हुए विजय बहादुर जी ने एक यह अच्छा दस्तावेज हमारे सामने रखा है और खुद शलभ श्री राम सिंह की 2 पेज की भी भूमिका इसमें है, जो उन्होंने विजय बहादुर जी के ही घर पर बैठ कर के विदिशा में उनके आवास पर बैठ कर के 16 फरवरी 1982 की तिथि में लिखी है। मैं कुछ काव्यांश शलभ श्री राम सिंह की कविता के, जो इस किताब में उनकी कविताएँ संकलित हैं, उनमें से पढ़ूँगा और पठनीय हैं सभी कविताएँ, निस्संदेह। कदमों के साथ राह नई थम चलो चलें, चलना बहुत है वक़्त बहुत कम चलो चलें। ए दोस्त मिटेगा ही मिटेगा यह अंधेरा, आएगा नज़र आएगा रंगीन सवेरा, रखना है कई घाव पे मरहम चलो चलें, चलना बहुत है वक़्त बहुत कम चलो चलें। रास्ते में बिछी हैं कई सदियों की निगाहें, पाँवों से लिपटने को हैं बेताब सी राहें, ठहरो न अभी और न लो दम चलो चलें, चलना बहुत है वक़्त बहुत कम चलो चलें। औरत पर भी कविता है शलभ श्री राम की यहाँ पर और कुछ गज़लें उनकी अच्छी गज़लें इसमें जो कभी कहीं पर फैज़ अहमद फैज़ की याद दिलाती हैं। उर्दू के अच्छे शायरों की शायरी हमारे ज़हन में उनको पढ़ते हुए आती है। एक रोज़ सुबह की दुल्हन का घूंघट इंसान उठाएगा, चमकेगा उम्मीदों का सूरज गम का अंधियारा जाएगा। मायूस न होना तुम हरगिज़ ए मेरे ज़माने के लोगों, कल का हर हर लम्हा खुशियों के सौ-सौ त्योहार मनाएगा। पतवार है जिसमें चांदी की वह नौका काम न आएगी, जिस वक्त पसीने का सागर हौले से जरा बल खाएगा। आएंगी बहारें आएंगी वीरानों की किस्मत जागेगी, हर नन्हा हाथ जवां होकर चट्टान पे फूल खिलाएगा। लाचार जवानी बिकने पर मजबूर न होगी गलियों में, अब और न किसी माँ का सपना आंसू में ढलने पाएगा। एक और गजल से कुछ लाइनें मैं पढ़ूंगा। इस तराशी हुई चुप्पी का बमकना देखो, इस तराशी हुई चुप्पी का बमकना देखो, भीड़ की आंख से वीराने का सपना देखो,
धूल की परत के नीचे दबा है आईना, धूल सरका के जरा अक्स तो अपना देखो। शर्म की मारी हुई चुप है वफा की मस्ती, शर्म की मारी हुई चुप है वफा की बस्ती, एक हरजाई का बेखौफ टहलना देखो। हर एक किरण है परेशान, आसमां पागल, अपने हालात पे सूरज का तड़पना देखो। कब तलक जिनके संभलने की नहीं थी उम्मीद, कल तलक जिनके संभलने की नहीं थी उम्मीद, उनका तूफान में घिर घिर के संभलना देखो। वो जो कायल थे कभी, उनके इशारों के शलभ, वक्त का उनके इशारों पे बदलना देखो। एक ही गजल और पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अंधेरे में भी कोहरा हो गया है, हमारा दर्द दोहरा हो गया है। सुनो आवाज मेरी सुन रहे हो, सुना है वक्त बहरा हो गया है। हमारा हाल यूं तो ठीक ही है, जरा सा जख्म गहरा हो गया है। मुखालिफ है हमारे खून के अब, ये सूरज भी सुनहरा हो गया है। शलब अब तो हमारे सोचने पर बड़ा संगीन पहरा हो गया है। इसलिए भी ये किताब पढ़ी जानी चाहिए कि इसकी सारी गज़लें हमारे समय में लगातार और भी पहले से और भी प्रासंगिक होती चली जा रही हैं और वे हमें उसी तरह सुकून अभी भी दे सकती हैं जिस तरह शलभ के समय में। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।